वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपेरस एंड वाइविपेरस मदर बी इक्वल वाई। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ओविपेरस एनिमल्स आप जानते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, एम्फीबियंस हुए, और वाइपर्स एनिमल्स वो हैं जो एगलिंग, सॉरी वाइपर्स वो है जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, जैसे मैमल्स हुए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ओविपर्स एनिमल्स is equivalent to the number of offsprings produced by viviparous animals. Why or why not? क्या तादाद जो एग्स की होती है, ओविपेरस एनिमल जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनकी तादाद वाइपर्स एनिमल जितने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनके बराबर होगी? अगर होगी तो कैसे, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज को समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं आपको। यहाँ पे आप एक यहाँ पे लीजिए एक बर्ड की बॉडी को ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम बर्ड एक है, दिस अ बर्ड। नाउ दिस बर्ड लेज एग्स, या कोई एम्फीबियन है, इट लेज एग्स। यहाँ पे एक मैमल है, मैमल गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, बर्थ देता है यंग वंस को। नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जो एग लेइंग एनिमल है वो बर्ड है, या एम्फीबियन की एग्जांपल लीजिए, या रेप्टाइल की ले सकते हैं। और वाइपैरस जो है वो है गिविंग बर्थ टू यंग वन, दैट्स मैमल्स। अब देखिए इनमें बहुत ज्यादा एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। द रीजन वाई एज कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द मैमल्स। मैमल्स में भी ओवा प्रोड्यूस हो जाते हैं फीमेल में, उन्हीं से फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। अब यहाँ पे ओवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहाँ पे ओवा कम बनते हैं, उन्हीं से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो यहाँ के ओवा निस्बतन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ के ऑफस्प्रिंग्स के कंपैरिजन में। अब वजह क्या है? जो ही ओविपेरस एनिमल्स में एग्स रिलीज हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? द एग्स व्हेन रिलीज्ड दे गो इनटू द एनवायरनमेंट। जब एग्स रिलीज किए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये एग्स? अगर फिर एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, ओविपेरस ओविपेरस कंडीशन में ओविपेरस, और यहाँ पे देख लीजिए वाइविपेरस वाइविपेरस। तो दोनों कंडीशंस का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एग्स जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे एनवायरनमेंट में। और यहाँ पे एग्स जो है ये बाहर नहीं जाएंगे बॉडी के बाहर, ये बॉडी में ही रहेंगे, फीमेल की बॉडी में, और वहीं पे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और वहीं पे इनका एम्ब्रियो बनेगा, और वहीं पे इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग कहाँ है? फीमेल की बॉडी के अंदर, एक सेफ एनवायरनमेंट में। लेकिन यहाँ ओविपेरस एनिमल्स में एग्स कहाँ पे दिए गए? ये एनवायरनमेंट में चले गए। क्या एनवायरनमेंट में एग सेफ है? यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे आइए, अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं इस तरीके से। ये है यहाँ पे एक एग, ये है एनवायरनमेंट में, और यहाँ पे एक बॉडी के अंदर है ये एग, फिर यही एम्ब्रियो में तब्दील होगा, यही ऑफस्प्रिंग में होगा। मुझे बताइए, आप ही फैसला कीजिए कि सेफ एनवायरनमेंट कहाँ पे है? इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो इनमें क्या फायदा है कि इतने एग्स प्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेफ एनवायरनमेंट में है, उनको कोई नुकसान की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ओविपेरस एनिमल्स ने एग्स दिए, वो दिए कहाँ पे? एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे चांस ही चांस बनता है किसका? उनके नुकसान का। तो जो भी ओविपेरस एनिमल्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एग्स का नुकसान भी होगा तो कोई ना कोई डेवलप तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई बच तो जाएगा ही जो ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है डैमेज के इस ओवम के, और यही ओवम जो डेवलप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में। तो दैट इज वाई the number of ova eggs produced by oviparous animals is comparatively more as compared with the number of offsprings produced by the viviparous animals. तो क्लियर?
अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन है सेगमेंटेशन इन बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिए गए फाइलम है इनमें से सेगमेंटेशन सबसे पहले आप किस फाइलम में देखते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता, ट्रू सेगमेंटेशन इनमें नहीं होता, एस्केल्मेंट्स में भी नहीं होता। अब एनालिडा है, एनालिडा का नाम ही डिराइव किया है हमने एन्यूलस से। एन्यूलस मीन्स अ रिंग, एन्यूलस का मतलब ही हुआ एक रिंग। और यहाँ पे हम सीधे से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली हम कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है एनालिड्स की ये ट्रूली सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है और इंटरनली भी सेगमेंटेड है। तो इसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल है सेगमेंटेशन, बल्कि इसको यू सेगमेंटेशन या यू मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है एनालिडा। सो आंसर गोज लाइक दिस, द बॉडी सेगमेंटेशन वाज द बॉडी सेगमेंटेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में सबसे पहले आपकी बॉडी सेगमेंटेशन देखी जाती है। तो ये नीट में भी आपके काम आएगा और पूछा जाता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी। पहले हम देखेंगे कॉलम ए में क्या आता है। ओपरक्यूलम, पैरापोडिया, स्केल्स, कॉम्पलेट्स, रेड्यूला, हियर्स, कोइनोसाइट्स, और यहाँ पे है टिनोफोरा, मोलस्का, पोरिफेरा, रेप्टिलिया, एनालिडा। इसके बाद साइक्लोस्टोमा एंड कॉन्ड्रिक्थीज, मैमलिया, ओस्टिक्थीज। यहाँ पे सीधे आते हैं जहाँ पे ये दिया गया है, यहीं पे थोड़ा बहुत आपको ये क्लियर कर देते हैं कि मसला क्या है, किस तरीके से आपको ये समझना है। अब देखिए ओपरक्यूलम क्या होता है। जो बूनी फिश होते हैं, बूनी फिश को आप ओस्टिक्थीज कहते हैं। उनमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो फिशेस होते हैं उनमें, बूनी फिशेस में इस तरीके से होता है यहाँ पे, जिसके नीचे वो गिल होती है कि ये ओपन भी कर लेते हैं, इस तरीके से ऊपर को इसको मोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं ओपरक्यूलम। इसके नीचे गिल होती है, गिल के ऊपर एक कवर जैसा होता है, तो इसको ओपरक्यूलम कहते हैं। ये ओपरक्यूलम कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं होता है, ओस्टिक्थीज में होता है। ठीक है। देन देयर इज पैरापोडिया। पैरापोडिया होते हैं कुछ एनालिड्स में, जैसे कि नेरीज में है, जैसे नेरीज में है, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। पैरापोडिया लोकोमोशन में मदद देते हैं। ठीक है। इसके बाद है स्केल्स। स्केल्स होते हैं कहाँ, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं। कॉम्पलेट्स अगर आप देखते हैं टिनोफोर्स की डायग्राम अगर आपने देखी होगी, तो वहाँ पे होते हैं 8 कॉम्पलेट्स। कितने होते हैं, 8 कॉम्पलेट्स होते हैं वहाँ पे इस तरीके की। तो ये कॉम्पलेट टर्म टिनोफोरा के साथ ही एसोसिएटेड। रेडुला इस तरीके का एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का में। तो इसके बाद हियर्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है मैमलिया का, क्लास मैमलिया का। फिर क्वाइनोसाइट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाइनोसाइट्स के बारे में आप पोरिफेरा में पढ़ते हैं। जब आप फाइलम पोरिफेरा पढ़ते हैं, जिनको आप स्पॉन्ज कहते हैं, तो वहाँ आप पढ़ते हैं क्वाइनोसाइट्स के बारे में। क्वाइनोसाइट्स ये फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं। इसके बाद है गिल स्लिट्स आप देखते हैं साइक्लोस्टोमा और कॉन्ड्रिक्थीज में। ठीक है। तो चलिए जी, इसके बाद है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक इन ह्यूमन बींग्स। एक लिस्ट बनाए कुछ पैरासिटिक एनिमल्स की जो कि ह्यूमन्स में पाए जाते हैं एज पैरासाइट्स। तो इसका आंसर यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। टीनिया सोलियम, जिसको आप कहते हैं बीफ टैपवर्म, जो सॉरी बीफ टैपवर्म इज टीनिया सजनेटा। ये टीनिया सोलियम है, जिसको आप पोक टैपवर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम, पोक टैपवर्म एंड टीनिया सजनेटा इज व्हाट वी कॉल एज बीफ टैपवर्म। अब टीनिया सोलियम भी पाया जाता है, ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है, और ये है एक पैरासाइट इन ह्यूमन्स। फैशुला हिपैटिका, जिसको आप लिवर फ्लूक कहते हैं, ये भी है प्लैटीहेल्मिन्थ और ये भी एक पैरासाइट है। एस्केरियस लिम्ब्रिकॉइड्स, ये एस्केल्मिन्थ्स में आता है और ये भी ह्यूमन्स में एक पैरासाइट है। वकेरिया बैंकोफ्टाई, ये एस्केल्मिन्थ्स में आता है, ये भी ह्यूमन्स में पैरासाइट है। एनसाइक्लोस्टोमा,
ये भी एस्केलम्स में आता है और ये भी पैरासाइट है। यहाँ आपको एक तो कॉजिटिव एजेंट का नाम याद रखना है, दूसरा इसके फाइलम का नाम याद रखना है। तो टीनिया सोलियम किस में आता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, और ये एक पैरासाइट है ह्यूमंस में। फेशुला हिपेटिका प्लेटीहेल्मिन्थस, और ये भी एक पैरासाइट है ह्यूमंस में। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये आता है एस्केलमेंट्स, और ये भी एक पैरासाइट है ह्यूमंस में। वचेरिया बैंक्रोफिटा एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी हैं एस्केलमेंट्स, ये भी आते हैं कहाँ पे? ह्यूमंस में। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस वेरी एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक।